मुझे रिसेंटली मेरे मेल के ऊपर एक कहानी मिली। ये जो कहानी थी, जब मैं इसे पढ़ रहा था तो ये मुझे बाकी कहानियों जैसी नहीं लगी। बाकी कहानियाँ कैसी होती है, एक नया घर है, उसके अंदर कुछ लोग जाते हैं, फिर उसके बाद उनको कुछ भूत प्रेत दिखता है और बाद में वो लोग डर जाते हैं। आप लोग डर जाते हो, लेकिन आज की ये जो कहानी है, इसे सुनने के बाद मैं खुद डर गया। इस कहानी के अंदर भूत प्रेत पिशाच से भी ऊपर एक ऐसी बला का जिक्र किया गया है जिसे शायद से आप हर किसी ने कभी ना कभी अपने ज़िंदगी में छुआ है, देखा है। और आज उसी के बारे में ये पूरी कहानी होने वाली है। हरियाणा के एक फार्म हाउस की कहानी है ये कहानी बहुत पुरानी है, 1990s के टाइम की है। व्हाट इज़ द स्पेसिफिक डेट टाइम वो सब मुझे नहीं पता है, लेकिन 90s के दशक की कहानी है ये, मुझे ये पता है। और इस कहानी को बहुत ज़्यादा दबा दिया गया था, वो भी आपको पता चलेगा क्यों आगे जाके। अदरवाइज़ अगर ये कहानी बाहर होती तो पक्का इस पर कोई ना कोई मूवी बना चुका होता। एंड गाइस, इट्स अ रियली वेरी स्पेशल स्टोरी, तो अंत तक बने रहिएगा। लेकिन अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। एंड गाइस, प्लीज़ लाइक कर दीजिए, प्लीज़। बहुत अच्छा लगता है मुझे जब भी आप लाइक करते हो मेरे किसी भी वीडियोस को। मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि मतलब हाँ, जो मैं कहानी आप लोगों के सामने लाकर रख रहा हूँ, आप लोग वाकई में उसको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हो, एंड आई रियली लव दैट। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अब ये कहानी शुरू होती है। साल 1990 में सोनीपत और पानीपत के बीच में एक फार्म हाउस था और इस फार्म हाउस को ओन करता था राघव मलिक। ये जो इलाका था ये हरियाणा के आसपास का था और जो राघव था वो एक बहुत ही ज़्यादा रिनाउंड बिजनेसमैन था। बहुत अच्छा खासा उसने पैसा छाप के बैठा था, ऐसा आदमी था वो। एंड उसके पास मल्टीपल क्रोर्स वर्थ ऑफ प्रॉपर्टीज थी। और ये जो राघव था वो हरियाणा में नहीं रहता था, वो दिल्ली में रहा करता था अपनी धर्म पत्नी मोहिनी के साथ। राघव कभी कभार ही आया करता था सिर्फ वेकेशन के टाइम पे यहाँ पे इस फार्म हाउस के अंदर। तो उसने सोचा कि अभी चलो फार्म हाउस ले लिया है तो फिर मुझे कोई ना कोई केयर टेकर तो रखना पड़ेगा। तो उसने केयर टेकर उस फार्म हाउस को बनाते ही रख दिया था। उसका नाम था राजू। 10 साल से राजू इस फार्म हाउस की देखभाल कर रहा था। बहुत ही ज़्यादा वफादार आदमी था। उसको कभी भी कोई शक नहीं हुआ राजू के ऊपर, क्योंकि राजू था ही बहुत अच्छा इंसान। राजू जब 20 साल की उम्र का था तब से लेकर अभी वो 30 का हो गया है और स्टिल वो यहाँ पे केयर टेकिंग का जॉब कर रहा है। जो भी उसको चाहिए रहता था, कभी भी वो बस एक कॉल करता था राघव को और राघव उस चीज को उसके फार्म हाउस में पहुंचा दिया करता था। अभी कुछ 1-2 साल में राघव कुछ हर हफ्ते आने लग गया था यहाँ पे विजिट करने के लिए, क्योंकि राघव को अभी कुछ वैकेशन टाइम चाहिए था अपनी जिंदगी में। सो ही वाज लाइक कि नहीं, मुझे अभी वैकेशन चाहिए। सो एवरी वीक वो इस फार्म हाउस में आया करता था। ये एक बार की बात है जब राघव ने राजू को कॉल किया और कहा कि बिजली विभाग की मेरे पास एक चिट्ठी आई है, इसके ऊपर लिखा हुआ है कि हर रात को 9 बजे से लेकर 3 बजे तक बिजली की कटौती होने वाली है और फुल शटडाउन होने वाला है इस चीज़ का। तो फिर कुछ भी बिजली आने का कोई भी संभावना ही नहीं है यहाँ पे। तो बिजली विभाग ने ये सलाह दी है कि जो भी फ्लैश लाइट हो सकते हैं या फिर कोई भी कंदिल हो सकता है, लैंप हो सकता है, वो सब का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन मालिक, यहाँ पे तो कुछ भी ऐसा है ही नहीं, कहाँ पे जाके मैं खरीदूंगा ये सब। और वैसे भी मुझे कभी ये सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। 10 साल में कभी यहाँ पे कोई भी बिजली का हमें प्रॉब्लम नहीं हुआ है। फिर राघव कहता है कि चलो ये सारी बातें ठीक है, लेकिन तुम अपना बचाव तो करो कम से कम। एक काम करो, पिछले हफ्ते मैंने तुम्हें कुछ पैसे भेजे थे, उन पैसों का इस्तेमाल करके शहर जाओ और जाकर कुछ ये सारी जो भी चीज़ें हैं वो तुम खरीद के आ जाओ। राजू ने कहा ठीक है मालिक, मैं लेके आता हूँ। राजू पैसे लेकर शहर जा चुका था और जो सूरज था वो ढलने को था। राजू अभी तक सिर्फ सामान ही खरीद रहा था। अभी राघव भी बहुत ज़्यादा वेट कर रहा था कि इसका कोई भी अपडेट नहीं आया, मुझे इसने कॉल नहीं किया, वरना देखा जाए तो हर 5-5 घंटे में इसका कॉल आता है। अभी तो काफ़ी टाइम हो गया। फिर इसने खुद सामने से कॉल किया कि राजू ले लिया सारे सामान, कुछ बचा तो नहीं वगैरह। फिर राजू कहते मालिक नहीं, एक काम कीजिए, आप आज के आज आ सकते हो क्या यहाँ पे। राघव ने बोला कि क्यों, ऐसा क्या हो गया, सामान नहीं मिला क्या तुझे। फिर राजू कहता नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, यहाँ पे कुछ भी सही नहीं है, यहाँ पे मेरे साथ कुछ भी सही नहीं हो रहा है, पता नहीं मेरे साथ यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। मेरी सांस बहुत ज़्यादा फूल रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी मौत मेरे सामने खड़ी है। राघव ने कहा कि देख भाई, मैं वैसे भी 2 दिन में आने ही वाला था, लेकिन अभी ये सारी चीज़ें हो रही है और मैं भी इस समय दिल्ली में भी नहीं हूँ, मुंबई में हूँ यहाँ पे। जल्दी से जल्दी मैं अपनी फ़्लाइट टिकट्स बुक करने की कोशिश करता हूँ और कल शायद मैं जितना जल्दी हो सके दिल्ली से निकलता हूँ फार्म हाउस के लिए। लेकिन तब तक के लिए मैं राजू तुझे यही बोलूँगा, तू अगर अंदर सेफ फील कर सकता है तो अंदर रह, अगर तू बाहर आ सकता है तो बाहर आ जा। ये सब कुछ मैं तेरे हवाले छोड़ता हूँ, मैं तुझे मिलता हूँ कल। अब जैसे ही राघव दिल्ली में पहुंचा, वहाँ से उसने अपनी कार ड्राइव करके फार्म हाउस तक आया। जैसे वो फार्म हाउस के बाहर आया ना, उसको एक चीज़ बहुत अच्छे से पता चल गई थी कि यहाँ पे कुछ तो चीज़ें गलत है।
पहले जब वो आया करता था यहाँ पे गाने की आवाज़ें आया करती थी, राजू हमेशा गाने सुना करता था, गेट के पास आता था इसका स्वागत करने के लिए। लेकिन आज हर एक चीज़ यहाँ से मिसिंग थी। उसको सबसे ज़्यादा ताजुब की बात तो ये लग रही थी कि राजू नहीं आया स्वागत करने के लिए। 10 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि राजू उसको गेट के अलावा कहीं और पे मिला हो जब राघव यहाँ पे आ रहा होता है। वो गेट के अंदर गया, अपनी गाड़ी को उस फार्म हाउस के सामने रोक दिया, अंदर गया घर के, देखा तो अंदर राजू नहीं है, इधर उधर ढूंढ रहा है, नहीं है। खेत के पास नज़र घुमाया, कहीं वो खेती तो नहीं कर रहा, वहाँ पे भी नहीं है। उसने सोचा कि ये गया कहाँ पे, शाम के कुछ 5 साढ़े 5 ही बज रहे हैं, गया किधर है। फिर उसकी नज़र गई तबेले के पास, वहाँ पे पंखा चल रहा था। वो भागते हुए उधर गया, उसने देखा उधर भी कोई है नहीं, बस जो भैंस है वही वहाँ पे खड़े हैं। सब कुछ एकदम शांत जैसा लग रहा था। ये जो शांति ना वो भी उसको बहुत चुभ रही थी अभी, क्योंकि उसकी अचानक से नज़र गई कोने में और वहाँ पे देखा, वहाँ पे राजू सहम कर काँपते हुए बैठा था। राघव ने जैसे ही राजू को देखा उसके कंधे के ऊपर उसने हाथ रखा। राजू ने जैसे ही ऊपर देखा, राजू ने कहा, मालिक आप डर नहीं रहे हो? राघव ने कहा, डर? लेकिन किससे? फिर राजू ने कहा, वही जो कि आपके पीछे खड़ा है। राघव ने एकदम झटके से पीछे देखा और पीछे कोई भी नहीं था। फिर उसने राजू को कहा, ये क्या डराने जैसी बातें कर रहे हो यार तुम, कोई भी नहीं है पीछे। फिर राजू ने कहा, शायद आप नहीं देख सकते हो मालिक, मैं देख सकता हूँ, वो आपके पीछे ही है। फिर राघव ने बोला, शायद इसको बहुत गहरा सदमा लगा है। बाजू में एक स्टील का गिलास पड़ा हुआ था, उससे उसने पानी लिया एंड राजू को दिया और अब उसको कहा, अब इत्मीनान से बता मुझे कि यहाँ पे हुआ क्या है। राजू ने अभी पहला घोट पिया पानी का, फिर कहा कि मालिक ये कल शाम की बात है, जब मैं सारा सामान लेकर फार्म हाउस पे वापस लौट रहा था। दिन ढल चुका था और थोड़ी बहुत रोशनी के सहारे मैं चल तो रहा था, कस उस वक्त जो भी मैंने फ्लैश लाइट या फिर इमरजेंसी लाइट लिए थे कुछ भी चार्ज नहीं था। जैसे ही मैं आया ना फार्म हाउस के गेट के सामने, मुझे ऐसा लगा कि मैं अकेला नहीं हूँ यहाँ पे। पूरा रास्ता सुनसान था, कोई गाड़ियाँ भी नहीं चल रही थी उस समय, बस सिर्फ मैं अकेला था और मेरे हाथ में कुछ सामान। फिर भी पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा था कि कोई और भी है मेरे साथ। ये सब कुछ छोड़ के मैंने गेट का लॉक खोला और जैसे ही मैंने दरवाजे के अंदर कदम रखा, मुझे ऐसा लगा मैंने अकेले ने कदम नहीं रखा, एक शख्स आया है मेरे साथ। पता नहीं, मैं उसको बयां नहीं कर सकता हूँ आपके सामने, लेकिन ये सारी चीज़ें हो रही थी। अब ये कुछ वक्त बीत गया, मैंने सारे इमरजेंसी लाइट चार्ज भी लगा दिए थे एंड उसके बाद मैं खाना बना रहा था। खाना बनाने के बाद मुझे कुछ कुछ पल ऐसा लग रहा था जैसे कि घर के इर्द गिर्द कोई तो घूम रहा है। फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था कौन होगा, इतने सारे फेंसेस वगैरह टाप के तो कोई आ नहीं सकता। चलो ठीक है, फिर खाना बन गया, मैं आके डाइनिंग टेबल पे बैठ गया। फिर अचानक से मैंने देखा कि खिड़की के उस तरफ से कोई तो मुझे झांक कर देख रहा है, हंस रहा है देखकर। मुझे लगा पता नहीं ये इंसान कौन है। मैं थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश किया, फिर देखा तो वो वहाँ पे नहीं था। अचानक से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लग गया मालिक। फिर मैं उठ गया, मैं बोला मैं खाना जल्दी जल्दी ख़त्म करता हूँ। उसने जल्दी जल्दी ख़त्म किया और फिर मैंने सोचा कि मैं बाहर चले आता हूँ हाथ धोने के लिए। अब जब मैं बाहर जा रहा था तभी मुझे डर लग रहा था कि ये जो भी इंसान है हमारे फार्म हाउस के इर्द गिर्द घूम रहा है, शायद मुझे बाहर पक्का मिलेगा ये। वो गया बाहर, वो हाथ धो रहा था। अब अचानक से उसका आसपास से तो कुछ आवाज़ नहीं आई, लेकिन उसके ठीक सामने खेत था। उसको ऐसा लगा अंदर कोई तो मंडरा रहा है, कोई तो भटक रहा है उसके अंदर। खेत के अंदर इतने रात में कोई इंसान भटकना नामुमकिन है। अंदर से कुछ आवाज़ें भी आ रही थी मुझे मालिक। और जैसे ही मैं खेत का लाइट ऑन करने गया, वैसे ही पूरे फार्म हाउस की लाइट चले गई। फिर मुझे याद आया कि आपने मुझे बताया था कि बिजली विभाग से एक चिट्ठी आई है। रात के 9 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में कोई भी बिजली नहीं होने वाली थी। उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था, लेकिन फिर भी मैं भागते हुए सारी इमरजेंसी लाइट्स के पास गया और मैं सोचा कि सारे चार्ज है, इसको ऑन कैसे करते हो, ऑन कैसे करते हो। जैसे ही एक मैंने ऑन किया, उस रोशनी से मैंने देखा कि मेरे बगल में ही कोई तो लंबी सी औरत खड़ी है जिसका सर नहीं था। बहुत खतरनाक था वो मंजर। उस समय मैंने सारी चीज़ें वहीं पर छोड़कर एक इमरजेंसी लाइट मेरे हाथ में लिए वहाँ से भागा और यहाँ पे तबेले में आकर बैठा हूँ और कल रात से मैं यहीं पर बैठा हूँ। ये सब बातें सुनने के बाद राघव बहुत ज़्यादा चौंक चुका था। उसने सोचा कि ये सारी चीज़ें यहाँ पे कैसे हो सकती, बिल्कुल इम्पॉसिबल है ये सारी चीज़ें यहाँ पे होना। लेकिन राजू ने कहा, लेकिन मालिक हुआ ही ये सारी चीज़ें मेरे साथ, मैं मजाक थोड़ी करूँगा। पूरी रात गुजारा हूँ मैं यहाँ पे इस तबेले में उसी खौफ के वजह से। राघव ने कहा, सालों साल बीत गए हैं मुझे भी यहाँ, और तुझे भी यहाँ पे 10 साल हो गए, कैसी बातें कर रहा है, नादानी मत कर। ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऐसी हो ही नहीं सकती। और अभी चल, अब चुपचाप से घर के अंदर आ जा तू आज सोने के लिए, कहीं पे बार बार मंडराने की ज़रूरत नहीं, आ जा अंदर। राजू कहता है, नहीं मालिक, मुझे पता है रात को मैंने क्या चीज़ देखा है
और आप भी वो चीज़ देखोगे आज रात को। आपको पता नहीं है यहाँ पे क्या चीज़ है। फिर राघव ने बोला कि चल ठीक है, तू यहीं पे रह, जो भी है मुझे खाना वाना पहले दे दे, मैं जाके सो रहा हूँ, बहुत थक गया हूँ मैं। मुझे लगा कि कोई बहुत बड़ी बात होगी, क्या हो जाएगा वगैरह वगैरह, सोच सोच के मैं यहाँ पे आया हूँ, और ये तू नादानी भरी बात कर रहा है यहाँ पे। राजू कहता ठीक है मालिक, मैं नहीं आऊँगा, मैं आपको खाना पका के भेज देता हूँ वहाँ पे। राघव चला गया अंदर जाने के बाद उसने अपने कपड़े वपड़े चेंज किए, गया नहाने के लिए। नहा के आने के बाद थोड़ा शांति से वो बैठा था, और बैठने के बाद उसने जो भी सामान उसके जेब में पड़ा हुआ था, गाड़ी की चाबी, घर की चाबी, या फिर कुछ भी था सामान उसके पास, वो सब कुछ उठा के साइड टेबल पे रख दिया, क्योंकि अब वो सोने ही वाला था। अब जैसे ही वो बस सोने ही जा रहा था, जो ब्लैंकेट था, कंबल, वो ओढ़ने ही वाला था, तभी फार्म हाउस का दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई। उसको लगा चलो ठीक है राजू होगा, मन बदल दिया होगा। और उसी समय एक कांच की चीज़ टूटने की भी आवाज़ आई। राघव डर गया। राघव छोटी छोटी बातों से डर जाया करता था। राघव पहले से ही दिल की बीमारी का मरीज़ था। उसको पहले एक बार दिल का दौरा भी पड़ चुका है, जिससे वो बस मरते मरते बचा था। अब राघव हिम्मत करके उसके बेडरूम से बाहर उसने कदम रखा। जैसे ही उसने कदम रखा, उसको दिखा कि एक आदमी है कोई तो वहाँ पे, जो उसके नज़रों के सामने से भागते हुए हॉल पे गया। इतने रात में कौन हो सकता है, वो भी अंधेरे में। वो भी उसके पीछे पीछे गया बाहर हॉल में, पूछ रहा है यहाँ पे कौन है, कौन है, कौन हो आप। कोई भी जवाब नहीं आ रहा था। वो गया और उसने जाके एक बार लाइट ऑन करी। लाइट ऑन करने के बाद देखा तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। फिर उसने लाइट्स ऑफ कर दी। ठीक है, शायद मेरा वहम होगा। वो जैसे ही वापस जाने के लिए मुड़ा, वहाँ से आवाज़ आती है हंसने की। अब उसने वापस से लाइट ऑन करी, वापस कोई नहीं था। लगा ये मेरा वहम ही है, शायद से मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, अभी थक चुका हूँ मैं, मुझे जाके अब सो जाना चाहिए। उसने लाइट्स ऑफ करी, वापस से वही हंसने की आवाज़, और इस बार कुछ टूटने की भी आवाज़ आई थी। वो अब झटके से उसने अभी लाइट ऑन करी, लेकिन लाइट ऑन हुई ही नहीं। अब उसने सीधा अपने हाथ पे लगी घड़ी के ऊपर देखा। रात के 9 बज चुके थे, बिजली जा चुकी थी। अब सीधा बिजली सुबह 3 बजे आने वाली थी। उसके पाँव तले ज़मीन खिसक रही थी कि ये सब कुछ क्या हो रहा है उसके साथ। वो भागते हुए वो गया तबेले के पास कि शायद से राजू उधर ही होगा, वो मुझे शायद बचा लेगा। वो अब तबेले के पास पहुंचा, लेकिन उस वक्त तबेले में राजू था ही नहीं। अब राघव ने सोचा शायद से राजू डर के मारे यहाँ से भाग चुका है। उसने सोचा कि ऑफकोर्स इतनी सारी चीज़ें हो चुकी हैं, मतलब वो झूठ नहीं बोल रहा था, मुझे सच बोल रहा था। वो ये सारी चीज़ें वाकई में उसके साथ हुई है, और अब मेरे साथ हो रही है, और शायद आगे भी होने वाली है। वो कहते हैं कि अगर ये जा चुका है तो शायद मुझे भी जाना चाहिए। वो अपनी गाड़ी के पास भागते हुए गया एकदम तेज़ी से। घर के अंदर से आवाज़ें आ रही थी अभी भी, लेकिन बहुत ज़्यादा डर डर के वो घर के ठीक सामने ही लगी हुई थी गाड़ी। पास गया, गाड़ी को खोलने की कोशिश करी, नहीं खोली। अपने जेब में उसने हाथ लगाया इधर उधर, अंदर चाबी नहीं थी। फिर उसे याद आया उसके गाड़ी की चाबी उसके बेडरूम में साइड टेबल पे उसने खुद रखा था कुछ वक्त पहले। वो एक अलग ही चक्रव्यूह में अभी अटक चुका था, फंस चुका था। कैसे जाऊं अंदर? गाड़ी मेरे सामने खड़ी है, लेकिन इसको चलाने के लिए चाबी चाहिए। चाबी अंदर बेडरूम में पड़ी हुई है, लेकिन इस घर के अंदर भूत और पिशाच की बाधा है। कैसे जाऊंगा मैं अंदर? फिर भी उसने सोचा थोड़ा हिम्मत करता हूँ, और धीमे धीमे कदमों के साथ मैं अंदर जाता हूँ और चाबी लेकर वापस आता हूँ। अब जैसे ही वो उस घर के अंदर उसने कदम रखा, उसने बोला ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही हो जाएगा मेरे साथ, क्या ही हो जाएगा, कोई भी नहीं रहेगा यार अंदर। ये सारी चीज़ें शायद मेरा वहम है। आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ों पर यकीन नहीं किया, तो आज क्यों कर रहा हूँ? क्यों? क्योंकि बस कुछ आवाज़ें आ रही है मुझे, बस इसलिए। हवा की भी तो हो सकती है। अंदर गया, उसने इर्द गिर्द देखा, कोई भी नहीं था। अपने आप को बस मनाता रहा, अपने आप के अपने माइंड को सेटिस्फाई करता रहा कि नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही सोच सोच के वो अंदर गया बेडरूम के पास। साइड टेबल से जो जो चीज़ें उसने वहाँ पे रखी थी वो सारी चीज़ें उसने उठाई, और अभी उठा के वो बाहर आ रहा। वो अभी डोर के पास पहुँचा निकलने के लिए। वो जैसे अभी डोर खोलने वाला था, तभी उसको किचन से कुछ आवाज़ आई, जैसे कि शायद से कोई बात कर रहा है या कोई कुछ कर रहा है। वो गया, उसको लगा कि शायद से यहाँ पे शायद राजू हो सकता है। गया, वो वहाँ पे खड़ा है किचन के प्लेटफॉर्म के पास, वहाँ पे कोई भी नहीं था। लेकिन अब अचानक से उसको ऐसा महसूस हुआ कि उसके ठीक पीछे कोई तो खड़ा है और उसकी ही तरह सांसें ले रहा है, एकदम तेज। वो जैसे ही पीछे मुड़ा, उसके ठीक सामने एक आदमी खड़ा था, और उसको देखते ही राघव बेहोश पड़ गया। राघव वैसे भी दिल का मरीज था। कोई भी चीज़ अचानक से उसके चेहरे के सामने आ जाएगी, ऑफकोर्स वो खौफ में लपेट ही जाएगा। और ये चीज़ उसके साथ हुआ। घंटों तक राघव वहीं पर ज़मीन पर लेटा रहा। अब अचानक से उसको कुछ आवाज़ें वगैरह आई, और उसकी नज़रें इस बार ठीक उसके हाथ पे लगी घड़ी के ऊपर गई। घड़ी पर बज रहे थे रात के 2:50। अब उसकी नज़रें ठीक सामने गई,
सामने एक आदमी खड़ा है अंधेरे में और वो कॉल पे कुछ बात कर रहा है। मैडम, ज़्यादा से ज़्यादा मैं उन्हें बेहोश ही कर पाया, दिल का दौरा नहीं आया। अगर आप कहो तो मैं इन्हें यहीं घर के पास वाले खेत में दफना दूं। 10 मिनट तक राघव सिर्फ उसकी बातें सुन रहा था। उसको बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये कौन है, ये वाला शख्स, ये क्या चाहता है मुझसे। पता नहीं कौन है, मैं देख लूंगा इसको। वो बस इंतज़ार कर रहा था 3 बजने का, सिर्फ 10 मिनट बाकी थे। अब फाइनली 3 बज चुके थे और घर में अचानक से लाइट आ चुकी थी। उस समय राघव तेज़ी से उठा, किचन के प्लेटफॉर्म पर एक चाकू रखा हुआ था, उसको उठाया और उस शख्स के गर्दन के करीब रखा और पूछा, कौन है तुम? वो जैसे ही पलटा, वो कोई और नहीं, राजू था। राघव ने सोचा कि जिस इंसान को, जिस शख्स को मैं 10 साल से पाल रहा हूँ, वो मुझ पर ही ये सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रहा है। राघव ने पूछा कि ये सब कुछ तो क्यों कर रहा है और किसके कहने पर कर रहा है, ये बता मुझे। उसी वक्त राजू का फ़ोन बजा और उसके फ़ोन के ऊपर लिखा हुआ था मोहिनी मैडम, यानी राघव की वाइफ। उसने कहा, कुछ भी तू अदल बदल के बात नहीं करेगा। जैसे ठीक 10 मिनट पहले तू अभी बात कर रहा था, वैसे ही तुझे करना होगा। उठा फ़ोन, स्पीकर पे रख। सामने से सीधा फ़ोन उठाते ही मोहिनी ने कहा कि मार दिया ना उसे, लॉयर वगैरह से सबसे मैंने बात कर ली है, उसके प्रॉपर्टी का 5% मैं तुझे दे दूंगी। फार्म हाउस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है ना तुझे, फार्म हाउस का ही 5% रखना तू। फिर उस समय राजू ने कहा, नहीं, मैं नहीं मारा उनको और वो शायद नहीं मरेंगे, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि वक्त अभी आपका आ चुका है मैडम, क्योंकि जो मालिक है वो मेरे ठीक सामने खड़े हैं। उन्होंने एक चाकू मेरे गर्दन के ठीक नज़दीक रखा है और मालिक यहीं पर है। मोहिनी ने कुछ नहीं कहा। राघव ने कहा, मोहिनी तुम जल्दी से यहाँ पे आ जाओ। तुम्हें मेरे अगर वसीयत का, मेरे प्रॉपर्टीज़ का कुछ हिस्सा चाहिए था तो तुम सीधा सीधा मुझसे मांग सकती थी। ये सब कुछ ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी तुमको? ठीक है, तुम यहाँ पे आ जाओ, प्रॉपर्टी का हिस्सा चाहिए ना, मैं तुम्हें सामने सामने दे देता हूँ, मैं यहीं पर खड़ा हूँ, आ जाओ। फिर मोहिनी ने कहा, अच्छा हुआ, ठीक है, अगर तुम सब कुछ शांति से देने के लिए तैयार हो तो मैं भी कुछ नहीं करूँगी, बस मुझे मेरे हक का हिस्सा चाहिए। मैं आ रही हूँ, रास्ते में कुछ 1-1.5 घंटा लगेगा, वहीं पे रुकना आप। फिर उसने फ़ोन काट दिया। 1.5 घंटे तक राघव और राजू वहीं पर खड़े थे। राजू एकदम शर्मिंदा था, वहीं पर खड़ा था। राघव ने कहा कि तेरी कोई भी गलती नहीं है, तू तो सिर्फ एक प्यादा है जो रानी के हुक्म के आगे चल रहा है, तेरी कोई गलती नहीं है। लेकिन याद रख, मैं राजा हूँ और शतरंज तब तक चलती है जब तक राजा खड़ा है। अब कुछ 1.5 घंटे तक राघव और राजू वहीं पर खड़े थे फार्म हाउस के अंदर, इधर उधर घूमे जा रहे हैं। अब अचानक से हॉर्न की आवाज़ सुनाई देती है। राघव को पता चल जाता है कि ये कोई और नहीं, ये मोहिनी ही है, वो आ रही है। जैसे ही दरवाजे पर नॉक आता है, एक दस्तक सुनाई देती है। राघव सीधा पलटता है राजू की तरफ, कहता है, इस पूरे प्रॉपर्टी का जहाँ पे तू खड़ा है उसका 10% मैं तुझे देता हूँ आज। जैसे ही मोहिनी अंदर आएगी तो उसे मार देगा। राजू कुछ नहीं कहता, वहीं पे वैसे एकदम सटीक खड़ा रहता है। राजू जाके दरवाज़ा खोलता है, मोहिनी अंदर आती है, कहती है, अच्छा हुआ कि तुम्हें अक्ल आ गई राघव, वरना न जाने राजू तुम्हारे कितने टुकड़े करता। राजू ठीक उसके बाजू में ही खड़ा था। फिर राजू कहता है कि नहीं मैडम, मैंने आपको कॉल पे भी तो कहा था, अब वक्त आपका आ चुका है। उसके हाथ में जो चाकू था उसने मोहिनी के सीने के आर पार कर दिया। चाकू लगते ही मोहिनी नीचे ज़मीन पर गिर जाती है, खून बहने लगता है। राजू बस राघव की तरफ देखता है और राघव ज़मीन की तरफ देख के मोहिनी को देखकर मुस्कुराता है और कहता है, पता है कॉल पे मैं तुझे कहा था कि मैं वैसे भी 2 दिन में आने ही वाला हूँ, मुझे एक इम्पोर्टेंट काम है, याद आया? राजू ने कहा, हाँ। फिर राघव कहता है, मैंने 1 हफ्ते पहले ही इस फार्म हाउस की डील कर ली है, सारे पैसे मैंने अपने पास रख लिए हैं। ये फार्म हाउस मेरा है ही नहीं, यहाँ पे मैं आया था अपना सामान लेने के लिए, सब कुछ शिफ्ट करने के लिए, तुझे भी बताने के लिए। लेकिन चलो, बहरहाल जो होना था हो गया। ये सारी बातें सुनने के बाद राजू के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसके हाथ से वो चाकू नीचे गिर गया और वो अपना सर पकड़ के नीचे बैठ गया और वो कहने लगा, 10 साल से आपका वफादार था मैं, आज न जाने 5%, 10%, ये सारी चीज़ें सुनने के बाद मेरी नीयत बदल गई। आपसे गद्दारी कर ली मैंने, मेरे मालिक से जिन्होंने मुझे 10 साल से पाला था। आपकी पत्नी को भी मैंने मार डाला, अब मैं क्या करूँगा? राघव ये सारी बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। ही वाज लाइक, मेरा बस टाइम वेस्ट हो रहा है अब यहाँ पे। मुझे पता था कि ये सारी चीज़ें होगी, मुझे पता था मेरी पत्नी ऐसी ही है, मुझे पता था कि तू भी वैसा ही है। वो सीधा नीचे उतरा, गाड़ी का दरवाज़ा खोला, अंदर बैठा और वो निकल गया दिल्ली के लिए। 2-3 दिन बाद उसको खबर आती है
कि आपके फार्म हाउस में आपके नौकर ने आपसे दुश्मनी निकालने के लिए आपकी धर्मपत्नी को मार दिया, उनका कत्ल कर दिया। बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि साहब आपकी पत्नी और उस नौकर का गैर संबंध थे, बुरे संबंध थे। तो हर कोई तो राघव को ही सिंपैथी की नज़रों से देख रहा था, कोई भी उन दोनों को नहीं देख रहा था। हर कोई ये कह रहा था कि प्यार और आशिकी में आकर राजू ने उसे मार दिया और एंड में खुद को उसको गिल्ट महसूस हुआ तो उसने अपने आप को मार दिया। और इसके बाद राघव को क्योंकि सब कुछ पता था, सब कुछ उसको पता था, इसके लिए उसने ये सारी बातें किसी और को बताई ही नहीं, सब चीज़ अपने दिल तक रखी। लेकिन फिर भी परिवार वालों से कौन सी बात छुपती है, धीरे धीरे करके कुछ कुछ अफवाहें उनके खानदान से बाहर आती गई और ये वाली कहानी हमारे चैनल पर आ गई। अब इस वीडियो के अंत में मैं आपसे ना बस इतना ही कहना चाहूँगा कि लालच रखना है तो थोड़ी सी रखो, बिल्कुल शक्कर की तरह। शक्कर किसे नहीं पसंद है, लेकिन कायदे में खाओगे तभी आपको उसका मज़ा मिलेगा, नहीं तो अगर आप ज़्यादा खा लोगे तो उसका अंत क्या है? कुछ नहीं, वही मौत। सो गाइस, माय नेम इज़ अमान पारकर एंड मैं आपको मिलूंगा मेरे अगले हॉरर स्टोरी में। शुक्रिया।